वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम जूनियर के सिविक्स के सिलेबस में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है नागरिक सुरक्षा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। नागरिक सुरक्षा होती क्या है? नागरिक सुरक्षा मूल रूप से नागरिकों के द्वारा ही रक्षा है। ठीक है, यानी कि नागरिक सुरक्षा का दायित्व प्रत्येक नागरिक पर होता है। तो एक नागरिक सुरक्षा का दायित्व दूसरे नागरिक पर होता है। ठीक, वर्ष 1931 में क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन फ्रेंच जनरल सर्जन जॉर्ज सेंट पाल द्वारा स्थापित किया गया। तो आपको याद क्या रखना है कि 1931 में किसकी स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना 1931 में होती है और वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन महासभा द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत की गई। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 1990 से की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन का जो स्थापना है वो आप याद रखेंगे 1931 में हुई थी। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया कब जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 मार्च को। तो ये आप डेट जरूर याद रखेंगे। 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में। और जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है ये 1990 से मनाया जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं हम आगे कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मूल्य लक्ष्य है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार का मूल्य लक्ष्य है? तो ये जो है कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मूल लक्ष्य है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि प्रत्येक देश, जो और सभी देश थे वहाँ पर जो है नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कर दी गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही। और भारत में कब होता है? भारत में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो चीन के आक्रमण के बाद 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना होती है। ठीक, अगर ये पूछा जाएगा कि अन्य देशों में कब हुई थी, तो अन्य देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही कर दी गई थी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना। लेकिन भारत में पूछा जाता है आपसे, तो भारत में जो है 1962 ईस्वी में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई थी। वर्ष 1968 में क्या होता है कि एक अधिनियम पारित करके नागरिक सुरक्षा अधिनियम 24 मई 1968 को लागू कर दिया गया। तो ठीक है ना, तो नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ 24 मई 1968 को। ठीक, तो आप ये भी याद रखेंगे कि नागरिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1968 ईस्वी में। ठीक, और नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी चीन युद्ध के बाद 1962 ईस्वी में। ये दोनों आप अंतर याद रखेंगे। अगर आपसे स्थापना पूछेगा नागरिक सुरक्षा संगठन का तो 1962, और अगर जो है नागरिक सुरक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ, ठीक है, ये कब लागू हुआ, तो आप 1968 बताएंगे। इस संगठन में कौन कौन जो है हो सकता है नागरिक सुरक्षा संगठन में? सरकारी, गैर सरकारी और स्वयं सेवी संस्थाएं जो हैं ये सभी इस संगठन में अपना सहयोग दे सकती हैं। यानी कि इस स्वेच्छा से वो लोग अपने संगठन में जो सेवा करना चाहते हैं वो सभी जो है नागरिक सुरक्षा संगठन में शामिल हो सकते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के देखें उद्देश्य क्या है? तो नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य आपके ये निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? हवाई आक्रमणों से जन धन की हानि को कम करना, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बनाए रखना। यानी कि अगर कोई जो है आपके देश पे आक्रमण होता है तो उस समय जो है आप उद्योगों को नहीं रोकेंगे उत्पादन, और कृषि क्षेत्र में भी लगातार कार्य करते रहेंगे। जनता का उस समय मनोबल बनाए रखेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य में सहयोग करेंगे। शांति काल में, यानी कि जब युद्ध आपका नहीं हो रहा है उस समय अधिकारियों और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करेंगे कि अगर युद्ध होगा या फिर कोई भी विषम परिस्थिति बनती है तो उसके लिए जो है किस तरह से नागरिकों को तैयार करना है। अन्य सामाजिक और जन कल्याणकारी कार्य जैसे कि पल्स पोलियो महामारी रोकथाम और टीकाकरण, इन सब में सहयोग करना भी जो है नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आप इनके लक्ष्यों को भी याद रखेंगे, इनके उद्देश्यों को भी। अब देखते हैं कि नागरिकों को जो सबसे ज़्यादा खतरा होता है वो किससे होता है? वो दुश्मन देश के द्वारा किए गए हवाई हमलों से होता है। ठीक है, नागरिकों को सबसे ज़्यादा खतरा दुश्मन देश के द्वारा किए गए हवाई हमलों से होता है। दुश्मन विमान द्वारा किए गए हवाई हमले के समय विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी, यानी कि विमान किस दिशा में जा रहा है और कहाँ पे जो है ये
बम गिराने वाला है, किस कहाँ पे इसका लक्ष्य है, उसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है? तो उसकी जानकारी राडार से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसका राडार का फुल फॉर्म होता है कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, ये होता है RADAR, ठीक है। तो राडार से जो है विमान की दिशा और लक्ष्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक। ये भी याद रखेंगे आप। हवाई हमले की सूचना निम्नलिखित माध्यमों से दी जाती है। अगर कोई हवाई हमला होता है तो उसकी सूचना हम टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, वायरलेस, रेडियो, टेलीविज़न, विद्युत सायरन, हैंड सायरन और सूचना संकेतों से दे सकते हैं। सूचना संकेतों से मतलब कैसे? हवाई हमले के समय दिन में लाल झंडी और रात में लाल बत्ती दिखाई जाती है, ठीक, जिससे पता चलता है कि हवाई हमला हुआ है। 2-2 मिनट पर ऊंची नीची आवाज़ में सायरन भी बजाया जाता है जिन क्षेत्रों में हवाई हमला हुआ है वहाँ पे संकेत देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ सूचना संकेतों के बारे में जो है बताया गया है कि अगर पीला रंग है तो ये प्रशासन के लिए संकेत है कि हमले की संभावना है, कि हमला हो सकता है, ठीक। और सफ़ेद रंग ये भी प्रशासन के लिए है, यानी कि प्रशासन यानी कि पुलिस हो गए, अधिकारी हो गए, ये सब हमारे प्रशासन है, ठीक है ना। सफ़ेद रंग भी प्रशासन के लिए है। हमला अगर टल गया, यानी कि हमले की संभावना थी तो पीला रंग दिखाया गया, और अगर हमले की संभावना जो है, हमला अगर टल गया है कि हमला नहीं होगा, तो वो जो है सफ़ेद रंग की, हाँ, सफ़ेद रंग की सूचना संकेत दिखाया जाएगा। और लाल रंग का सूचना संकेत क्षेत्रीय जनता यानी कि नागरिक के लिए होता है। हमला प्रारंभ होने पर, अगर हमला स्टार्ट हो गया तो आपका लाल रंग, अभी आपने देखा ऊपर लाल रंग जो है दिखाया जा रहेगा रात में, दिन में जो है लाल झंडी, ठीक है। और हरा रंग कब दिखाया जाएगा? तो हरा रंग जो सूचना संकेत है वो प्रशासन और नागरिक दोनों के लिए है। अगर हमला समाप्त हो जाएगा, तो हमला समाप्त हो जाने के बाद हरा रंग, हमला की संभावना अगर है तो पीला रंग, और हमला अगर टल गया तो सफ़ेद रंग प्रशासन के लिए, और लाल रंग जो है क्षेत्रीय जनता या नागरिक के लिए जो है हमला प्रारंभ हो जाने पर, और हमला समाप्त होने पर हरा रंग जो है संकेत, सूचना संकेत में दिखाया जाता है। तो ये सूचना संकेतों को भी आप जरूर याद रखेंगे। अब देखेंगे हम नीचे कि रात में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। तो ये ब्लैक आउट क्या होता है? यानी कि आबादी वाले जहाँ पर क्षेत्र हैं वहाँ पर अंधकार करके शत्रु सैनिकों को उसके लक्ष्य से भ्रमित करना ही ब्लैक आउट कहलाता है। यानी कि जहाँ पर आबादी है वहाँ के लोगों से कह दिया जाएगा कि आप लोग अपने घरों की बिजली, लाइटें सब बंद कर लो, ठीक है ना। तो जिससे अगर हवाई हमला होता रहेगा तो उनको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर लोग रहते हैं, और वो आगे निकल जाएंगे, और कहीं दूसरी जगह पे जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पे अगर लाइटें वाइटें जल रही हैं तो वो वहाँ पे अपना बम गिरा देंगे, ठीक है ना। तो ब्लैकआउट करने का मतलब आप अपनी जो है सारा उस क्षेत्र में अंधकार कर दे जहाँ पर जो है आबादी रहती है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं। तो हवाई हमले से बचने के उपाय जो है आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, या फिर पीठ के बल जो है लेट जाएं, और उसके बाद जो है कान में रुई डाल लेना, और दांतों के बीच में लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना। तो दांतों के बीच में कोई कपड़ा जो है लपेटा हुआ, उसको दांतों के बीच में दबा लेना, कान में रुई डाल लेना, पीठ के बल लेट जाना, या फिर सुरक्षित स्थान पे चले जाना। ये हवाई हमलों से बचने के उपाय हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कि आग लगने पर उसे बुझाने के उपाय। तो आग लगने पर उसे बुझाने के उपाय देखिए, ये आप ध्यान रखेंगे जरूर कि ठोस पदार्थों यानी कि लकड़ी और कोयले में अगर आग लगी है तो उस पर आप सीधे पानी डाल करके आग को बुझा सकते हैं। या अगर ज्वलनशील पदार्थ यानी कि पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगी है तो उससे हवा का संपर्क हटा देना चाहिए, ठीक है ना। एयर का संपर्क हट जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जो है आग जो है बुझ जाएगी। और अगर गैस से आग लग रही है तो, गैस से आग लग रही है तो जूट की बोरी से ढक करके आग को बुझाना चाहिए। ये जूट की बोरी आप याद रखेंगे, इससे ढक करके आग को बुझाना चाहिए। बिजली के सभी स्विच या उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। रेगुलेटर का नाब जो है उसको बंद कर देना चाहिए, और खिड़की तथा दरवाज़ों को खोल देना चाहिए ताकि गैस बाहर निकल जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, अगर बिजली से आग लगी है तो बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि बिजली से अगर आग लगी है तो उस पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली को काट देना चाहिए। तो पहले बिजली काट दो, उसके बाद उसको बुझाओ, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये चारों स्थितियां आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर आपके शरीर में आग लगी है तो शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां आप याद रखेंगे।
ठीक है ना, कि शरीर में अगर आग लगी है तो शरीर कंबल से जो है शरीर को ढक देना चाहिए। अब देखते हैं आग बुझाने के उपकरण कौन कौन से हैं। तो ये उपकरणों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र कब यूज़ किया जाता है? जब बहते हुए द्रव पदार्थ की आग बुझाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? जब बहते हुए द्रव पदार्थ में आग लगी हो तो ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राई पाउडर वाला अगर जो है आपका अग्निशामक यंत्र है तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाएगा और यह बहते हुए द्रव की आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका गैस टाइप, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, ये वाला अग्निशामक यंत्र गैस टाइप अग्निशामक यंत्र। इसमें गैसीय अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग उन वस्तुओं में लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं जो पानी से खराब हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ में आग लगी है जिस पर अगर पानी डालोगे तो वो चीज़ खराब हो जाएगी, तो उसको बुझाने के लिए गैस टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कागज़, बही खाता, कैश बुक, करेंसी नोट या फिर कंप्यूटर, इन सब में अगर इन सब पे आग लगी हो, अगर पानी डाल देंगे तब तो वो ऐसे ही खराब हो जाएंगे। इसलिए इसके लिए जो है गैस टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गैस टाइप का उपयोग तब करेंगे जब जो है ऐसी चीज़ें हों जिनको पानी से बुझाने पे वो खराब हो जाए। अब देखेंगे हम वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र, जिसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड रहता है वाटर में, वो वाला। तो यह अग्निशामक यंत्र पानी फेंकता है। ठीक है, ये वाटर टाइप है तो ये पानी फेंकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली होती है। ठीक है, और यह कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। तो कूलिंग मेथड से आग किस में बुझाई जाती है, किससे? तो वाटर टाइप अग्निशामक यंत्र जो है उसमें जो है कूलिंग मेथड से आग बुझाई जाती है। अगला आपका आ जाता है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र। तो फोम टाइप अग्निशामक यंत्र क्या होता है? पेट्रोल, तेल आदि द्रवों में अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे जो है झाग निकलता है, और यानी कि फोम का मतलब झाग ही होता है। तो झाग द्वारा आग की सतह को क्या करता है, ये ढक देता है और उसे तुरंत बुझा देता है। ठीक है ना, पेट्रोल, तेल और द्रव इन सब में अगर आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए, ठीक है, तो उस पर अगर आप डालेंगे तो ये झाग के रूप में पूरे आग पे जो है ढक लेता है और उसको पूरा बुझा देता है। ठीक, तो ये सब भी जो है आप याद रखेंगे इन सबको। अब देखते हैं कि अगर दुर्घटना आपकी हो जाए तो दुर्घटना में अगर आपकी हड्डी टूट जाती है तो तिकोनी पट्टी आप याद रखेंगे इसमें। तिकोनी पट्टी और खपच्ची क्या होता है? बांस का एक छोटा टुकड़ा होता है, इसका प्रयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो तिकोनी पट्टी और खपच्ची का उपयोग करके प्राथमिक उपचार करना चाहिए और तुरंत नज़दीक अस्पताल में दिखाना चाहिए। ठीक, हड्डी टूट जाने पर वो है। अगर दुर्घटना में खून बहने लगा तो खून बहने से रोकने के लिए घाव पर मेडिकेटेड रुई और पट्टी बांधकर बहते हुए रक्त को रोकना चाहिए। और इसके साथ साथ घाव वाला जो अंग है उसको ऊपर की तरफ उठा लेने पर जो है रक्त बहना रुक जाता है। अगर आपको किसी अंग में घाव लगा है तो उसको क्या करें, आप उसको ऊपर उठा लें तो आपका जो है रक्त बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, दम घुटने पर क्या करना चाहिए? दम घुटने पर रोगी के कपड़ों को ढीला करके उसके मुंह में अपने मुंह से कृत्रिम श्वास फूंकना चाहिए। तो अगर जो है माउथ टू माउथ जो आपका रेस्पिरेशन किया जाता है वो कब कब किया जाता है? वो होता है दम घुटने पर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको तत्काल नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अब देखते हैं कि मच्छर के बारे में, कि मच्छर काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं उससे कौन से रोग होते हैं, ये पूछा जाता है। तो मच्छर से काटने से बचने के लिए जो पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मच्छर अगरबत्ती हो गया, स्प्रे हो गया, इन सब से सांस की बीमारी होती है। तो श्वास की बीमारी किससे होती है? मच्छर से काटने के बचने के लिए जो चीज़ें हम लोग उपयोग करते हैं उससे हमें श्वास की बीमारी हो सकती है। ठीक है, वार्डन देखिए, वार्डन क्या होता है? वार्डन होता है नागरिक रक्षा के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु होता है वार्डन, और वह अपने क्षेत्र से अधिक स्वयं सेवकों को एकत्रित करके उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी और मार्गदर्शन देता है। तो स्वयं सेवकों को एकत्रित करना उसका कार्य है और उन्हें नागरिक रक्षा के कार्यों की जानकारी और मार्गदर्शन देना भी वार्डन का काम है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे आप इसको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।